स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बॉटनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों बॉटनी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। लगभग मैं आपको बताऊं 200 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आपने अभी तक बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं 100% इसमें से आपको जो क्वेश्चन है पेपर में देखने को मिलेगा। कम से कम बता रहा हूं 6 से 7 मार्क्स आपके पेपर में फंसने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल मत देखना और शुरू से लेकर लास्ट तक आप ध्यान से देखना। 100% आपको याद भी होगा और आपको मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा वीडियो को देखने में। क्वेश्चन A to Z आपके समझ में आने वाले हैं और पेपर में भी छपेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए आप। सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें वो रहने वाला है बैक्टीरिया से होने वाले रोग। अब देखो बैक्टीरिया से होने वाले रोगों को ट्रिक से याद करेंगे कि कौन कौन से रोग हैं ऐसे जो बैक्टीरिया से होने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जानो कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की हिंदी होती है जीवाणु। जीवाणु की जो प्रथम बार खोज की थी वो खोज की है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि आप ये बताओ कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने की है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया की खोज किसने की है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। भूलना नहीं है, कभी भी भूलना नहीं है। अब देखो आपसे पेपर में पूछेगा कि आप ये बताओ बैक्टीरिया से होने वाले किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखो, या कोई रोग दे देगा विकल्प के अंदर और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो जब तक आपको सारे रोग पता नहीं होंगे तब तक आपका आंसर नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। देखो ट्रिक के माध्यम से अपन याद कराने वाला है आपके लिए। देखो पंडित का ट्रिक न्यू है, आप क्या रखोगे? पंडित का ट्रिक न्यू है। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से ट्रिक सेट की है। देखो यहाँ पे पा है तो पा से हमने पा लिख दिया, और देखो पंडित में डा है तो डी लिख दिया, ता है तो ता लिख दिया, इसके बाद का है देखो यहाँ पे तो हमने का लिख दिया, टी है तो टी लिख दिया और फिर का है तो का लिख दिया, न्यू में न्यू लिख दिया और हा है तो हा लिख दिया। अब समझो देखो पा से आपको ध्यान रखना है प्लेग। क्या आ जाए? प्लेग आ जाए तो समझ जाना तुरंत कि ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगर देखो डी का मतलब है डिप्थीरिया, अगर पेपर में डिप्थीरिया पूछी जाए तो भी समझ जाना ये जो डिप्थीरिया होता है वो बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है तपेदिक। अगर तपेदिक पेपर में पूछे तो ये भी आप समझ जाना कि तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया से है। का से है काली खांसी। इसी प्रकार टी से ध्यान रखना है टिटनेस। देखो यहाँ पे टिटनेस, टीबी, क्षय रोग और तपेदिक, ये 4 जो नाम है ना, ये बदल के पेपर में बार बदल के पेपर में क्वेश्चन पूछता है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे तपेदिक पूछे तो भी आपको बैक्टीरिया लगाना है, अगर आपसे क्षय रोग पूछे तो भी आपको बैक्टीरिया लगाना है, अगर आपसे टीबी पूछे तो भी आपको बैक्टीरिया लगाना है, और टिटनेस पूछे तो भी आपको क्या लगाना है? बैक्टीरिया लगाना है। ये चारों किससे? बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो आपका कुष्ठ रोग है। अगर आपसे पेपर में बेटा कुष्ठ रोग पूछे तो भी आपको क्या लगाना है? बैक्टीरिया से होने वाला ये कुष्ठ रोग है। अगर निमोनिया पूछे तो निमोनिया और हैजा पूछे तो हैजा। कुल मिला के ये देखिए जो बैक्टीरिया से होने वाले रोग थे वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसकी PDF में डाल दूंगा। PDF से आप आराम से पढ़ लेना। चलिए आगे चलते हैं। तो बैक्टीरिया का क्लियर हुआ टॉपिक। अब देखो वायरस। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपसे कहा है मैं 200 से ऊपर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ एग्जाम के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं करा है तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए अब देखो यहाँ पर समझो आप वायरस से होने वाले रोग। अब वायरस से होने वाले रोग को पहले हम बाद में समझेंगे। पहले ये समझेंगे कि भाई वायरस की खोज किसने की है। पेपर में बार क्वेश्चन यही पूछता है कि आप ये बताओ वायरस है, वायरस की खोज किसने की है। तो जो वायरस है, वायरस की खोज की है इवानोव्स्की ने। किसने की है? इवानोव्स्की। आपको नाम रटा होना चाहिए। वायरस की खोज की है इवानोव्स्की, वायरस की खोज की है इवानोव्स्की। अब देखो इसकी ट्रिक मैं लेके आया हूँ आपके लिए। देखो रेखा हमें हिट करके पोछे का मतलब है पीछे। पोछे का मतलब क्या है? पीछे
पीछे छोड़ गई ट्रकोमा, यानी रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई ट्रकोमा, रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई ट्रकोमा। ये आपको 2-3 बार आप याद करोगे तो आराम से याद हो जाएगी। अब देखो कैसे करके आप याद रखोगे। चलिए रोग, अब रोग देखो यहाँ से बार बार पेपर में बनता है, आपसे ये पूछेगा रेबीज बताओ किसके कारण होता है, तो आपका आंसर होगा वायरस। आपसे पूछेगा खसरा बताओ किसके कारण होता है, तो वायरस। देखो कैसे याद रखोगे, देखो इसमें रे है, रे हमने रे लिख दिया, खा है तो खा रख दिया, हा है तो हा रख दिया, और मे है तो मे लिख दिया। इसी प्रकार ही है तो ही लिख दिया, और टा है देखो तो हमने टा लिख दिया। करके इसमें आपका साइलेंट रहेगा, ठीक है, करके आपका यहाँ पे साइलेंट रहेगा। करके के बाद देखिए आप पोछे, पोछे में देखो पो है और ए है और चे है। इसी प्रकार है छोड़, छोड़ में देखो छो है और नीचे ला है। तो पहले इतने समझ लीजिए आप, इसके बाद हम आगे वीडियो को इस आगे बढ़ा के फिर आपको समझाएंगे। पहले इतना समझिए, देखो रे से आपको ध्यान रखना है रेबीज, खा से आपको ध्यान रखना है खसरा, हा से ध्यान रखना है हर्फेज, मे से ध्यान रखना है मेनिनजाइटिस, और ही से आपको ध्यान रखना है हेपेटाइटिस, टा से ध्यान रखना है ट्रकोमा, पो से ध्यान रखना है पोलियो, ए से ध्यान रखना है एड्स, चे से ध्यान रखना है चेचक, छो से ध्यान रखना है छोटी माता, और डा से ध्यान रखना है डेंगू, ठीक है। और इसी प्रकार से आगे देखो, गा से ध्यान रखना है गलसोद या मम्मस, और ई से ध्यान रखना है इन्फ्लुएंजा। टीएमबी भी एक वायरस होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो इतने सारे रोग हैं, ये सब वायरस के कारण होते हैं। अब ये सब वायरस के कारण होते हैं। अब इतने सारे रोग अगर आपको याद ना रहे तो भी कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। आपको क्या रहना चाहिए, आपको दोस्तों ये मस्त वाली ट्रिक याद होनी चाहिए। कौन सी, ये वाली ट्रिक याद होनी चाहिए कि रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई ट्रकोमा। अब देखो यहाँ पे कोई भी रोग आएगा ना तो इस ट्रिक में फंस जाएगा और आराम से 100% आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ट्रिक आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वायरस से होने वाले रोग को याद करने में। अब देखो अगली ट्रिक, अगला देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कवक से होने वाले रोग। अब अपन कवक से होने वाले रोग समझेंगे, इसके बाद हम और एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको समझेंगे। देखो यहाँ पे जो है वो है कवक से होने वाले रोग। तो कवक से होने वाले रोग कौन से हैं उनको भी समझिए। इसके लिए जो ट्रिक हम लेके आए हैं आपके लिए, ट्रिक है हमारी, देखो ट्रिक है यहाँ पे कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। ट्रिक ये वाली देखो आप, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजा दामाद खाए फ्रूट। अब देखो गा से क्या है, गा से आपको ध्यान रखना है गंजापन, और गंजा से आपको ध्यान रखना है गंजापन, और दा से आपको ध्यान रखना है दमा, और फिर दा से आपको ध्यान रखना है दाद, और खाए से ध्यान रखना है खाज, और फ्रूट से ध्यान रखना है एथलीट फ्रूट। यानी एथलीट फ्रूट का मतलब हाथी पाँव जो बीमारी होती है वो। तो ये कवक से होने वाले रोग हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूँ, 5 मिनट का आपको समय लगेगा याद करने में। दोस्तों 5 मिनट के अंदर अंदर सारी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आप चिंता बिल्कुल भी ना करें, सारी टेंशन छोड़ दीजिए आप, और जल्दी से ये बैक्टीरिया, वायरस और कवक से होने वाले रोग आप याद कर लीजिए। चलते हैं आगे की ओर। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखो कुछ ऐसे रोग हैं वो पूछे जाते हैं और जीवाणु का नाम पूछा जाता है। इनको भी मैं बेहतरीन ट्रिक से आपको याद कराने वाला हूँ। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मैं आपको याद कराऊंगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। बस आपका काम ये है, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे रोग है और यहाँ पे क्या है, जीवाणु का नाम है। क्या है, जीवाणु का नाम। आपसे पेपर में ये पूछेगा कि आप ये बताओ जी हैजा जो है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, हैजा किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब देखो मैं एक एक करके आपको सारे समझा दूंगा ट्रिक के माध्यम से, बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला है हैजा। अब आपको इसको कैसे याद रखना है, देखो हैजा, तो हैजा आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे पड़ोस में एक बीवी रहती है, उसको क्या हो गया, उसको हैजा हुआ था, ठीक है। कौन सा, कॉलरा हैजा। यह आप ध्यान रखना, इस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपको ध्यान रहेगा, ठीक। ऑप्शन में आएगा तो भी ध्यान रहेगा। अब आपको ध्यान रखना है हैजा। जब आप हैजा ध्यान रखोगे तो आपको तुरंत याद आएगा कि हैजा किसको हुआ था, जो पड़ोस में बीवी थी उसको हुआ था। अब बीवी से आपको ध्यान रखना है विब्रियो कॉलरी। क्या रखना है, विब्रियो कॉलरी। अब देखो डिप्थीरिया, क्या है, डिप्थीरिया। अब देखो डिप्थीरिया में क्या है ना, डिप्थीरिया में डिप्थीरी ऑलरेडी आ रहा है,
तो ये भी पकड़ लोगे आप। अब क्या है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। अब देखो, जब आपने देखा था जब कोविड-19 आया था, यानी कोरोना वायरस जो आया था ना, उसका बहुत अध्ययन जाके किया था, तब रिसर्च बहुत ज़्यादा डीप में जाके की थी, बहुत ज़्यादा डीप में रिसर्च की थी, तब कहीं समझ में आया था। तो डीप का मतलब डिप्थेरिया, और किसकी की थी, कोरोना की। तो कोरोना से समझना है कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थेरी, ये होता है डिप्थेरिया जो रोग है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आएगा, आराम से पकड़ लोगे। अब देखो यहाँ पे देखो, निमोनिया। तो निमोनिया का कौन सा बैक्टीरिया है, किसके कारण होता है? तो यहाँ पे भी देखो, इसको भी पकड़ लोगे आप। इसमें आ रहा है न्यूमोनी। क्या आ रहा है, न्यूमोनी, यानी डिप्लोकोकस। क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। ठीक है, निमोनिया के क्या है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी है। तो ये भी आपको आराम से याद हो जाएगा। अगला देखो, अगला आपका जो है वो है देखो, तपेदिक है, टीबी है, और एचमा है, और क्षय रोग है। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो रोग है ना, ये रोग किस बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं? अब देखो, अब मैं आपको एक बात बता दूं। देखो, तपेदिक हो गया, टीबी हो गया, तपेदिक है, टीबी है, एचमा है, और क्षमा रोग है। ये क्षमा रोग है। क्षमा से ध्यान रखो आप, कितने, ये एक दो रोग थोड़ी है जो डॉक्टर आपको आराम से इलाज कर देगा। कम से कम 6 रोग हैं। ठीक है, ज़्यादा रोग हैं, तपेदिक है, टीबी है, एचमा है, 6 रोग, कम से कम 6 रोग ध्यान रखो। तो इनका क्या होगा ना, इनका देखो 1-2 रोग नहीं है जो आपका इलाज करे, कम से कम 4-5 या 6 रोग हैं। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करेगा भाई, इसके लिए डॉक्टर देखो, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है वो, ये 6 रोग भी हैं ऊपर से, और बैक्टीरिया है, तो ये आसानी से दिखाई नहीं देगा। वो देखेगा माइक्रोस्कोप से। किससे, माइक्रोस्कोप से देखेगा। तो आपको देखना है इसमें, देखो माइक्रोस्कोप से देखेगा कि कौन सी बीमारी है। एक बीमारी हो तो देखे तो दवा दे दे, लेकिन यहाँ तो 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 हैं, तो 6 रोग है देखो। तो ये क्या है, माइक्रोस्कोप से देखेगा। तो ध्यान रखना है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी, ये है बैक्टीरिया का नाम। ये ध्यान आपको आ जाएगा पेपर में, वो बन भी जाएगा। अगला देखो, टिटनेस। तो टिटनेस में टिटेनी आ रहा है आगे, ये भी आपको याद हो जाएगा, टिटेनी। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, ये भी आपको याद हो जाएगा। अब देखो, अगला है टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड। अब टाइफाइड में क्या है, टाइफी। टाइफाइड में क्या है, टाइफी। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। टाइफाइड में टाइफी है तो सॉल्मोनेला टाइफी होता है। टाइफाइड से क्या होता है, टाइफाइड जब हो जाएगा तो भाई उसका सलूशन तो निकालोगे आप। टाइफाइड जिस मनुष्य को हो जाता है, जिस बच्चे को हो जाता है, वो घर में तो नहीं बैठता, तो उसको क्या निकालता है, सलूशन, यानी उसको सॉल्व करेगा प्रॉब्लम को। तो सॉल्व से ध्यान रखना, सॉल्मोनेला और टाइफाइड से टाइफी, यानी सॉल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के माध्यम से टाइफाइड होता है। अब देखो यहाँ पे एंथ्रैक्स है। क्या है, एंथ्रैक्स। तो एंथ्रैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें देखो आ ही रहा है नाम, एंथ्रेसिस आ रहा है, तो ये तो पकड़ लोगे वहाँ से। नेक्स्ट है प्लेग। प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। प्लेग किससे होता है, पास्चुरेला पेस्टिस। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग। तो कुष्ठ रोग होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अब चलते हैं आगे की ओर। आगे जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ये भी आने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन सबसे पहला इसमें लेके आया हूँ, वो है आपका एड्स और HIV। यहाँ से एड्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है और HIV की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो एड्स की क्या है, देखो, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपको ध्यान रखना है। HIV की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये HIV की है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो देखो क्या कह रहा है कि ब्लू ग्रेन एल्गी का महत्व क्या है। आपसे पेपर में ये पूछेगा कि आप ये बताओ, ब्लू ग्रेन जो एल्गी है इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व क्या है, देखो, बाह्यतमल के जैवीय ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, तो इसका महत्व इसमें है बाह्यतमल के जैवीय ट्रीटमेंट में, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, जैसे देखो नॉस्टॉक है और एनावीना के द्वारा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे आप चाहो तो स्टार लगा सकते हो इस पे। ये क्वेश्चन है, रोग उत्पन्न करने वाले कवक, यानी ऐसे कौन से कवक हैं जो पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। किसमें रोग उत्पन्न करते हैं, पौधों में। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे समझो आप। देखो, जो पहला है आपका, वो है आलू का ब्लैक बार्ट रोग।
आलू का ब्लैक बर्ड रोग जो होता है सिनकाइट्रियम, सिनकाइट्रियम। नेक्स्ट आलू का लेड ब्लाइट रोग, ये होता है फाइटोथोरा के माध्यम से। नेक्स्ट है क्यूसीफेरी का श्वेतरस्ट, ये है एल्विगो। ये जो है ना, ये आपके सारे के सारे कवक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है, कवक है। गेहूं का जो लूज स्मेट है ये होता है अस्टिलेगो के माध्यम से। ये मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निकाले हैं कि बच्चे को पेपर में आसानी हो जाए और इन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या है, देखो ये कह रहा है जैव उर्वरक। आपसे पेपर में ये पूछेगा कि जैव उर्वरक क्या है या जैव उर्वरक की परिभाषा क्या है, कुछ भी करके पूछे, आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जैवीय स्रोतों से प्राप्त उर्वरक को जैव उर्वरक कहते हैं। आप क्या लिखोगे कि जैवीय स्रोतों से प्राप्त उर्वरक को, जैवीय स्रोतों से प्राप्त उर्वरक को जैविक उर्वरक या जैव उर्वरक कहते हैं। जैवीय स्रोतों से प्राप्त उर्वरक को जैव उर्वरक कहते हैं। अब ये तो होगी जैव उर्वरक की बात। आगे आपसे ये कह पूछेगा कि इसके लाभ बताओ, यानी जो जैव उर्वरक है इसका लाभ क्या है। तो भैया जैव उर्वरक का जल्दी से लाभ समझ लेते हैं कि इसका लाभ क्या है। देखो, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है ना, तो उसको मिट्टी को उर्वरा शक्ति देता है ये कौन, जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या देता है, मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है। दूसरा है ये प्रदूषण नहीं फैलाता, जो आपका जैव उर्वरक है ये प्रदूषण नहीं फैलाता। तो ये 2 पॉइंट आप याद रख लो, 2 पॉइंट ही काफ़ी हैं। यानी जैव उर्वरक जो होता है वो मिट्टी को उर्वरा शक्ति प्रदान करता है, दूसरा है ये प्रदूषण नहीं फैलाता। आपका काम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बेटा अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझो थोड़ा सा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन बार बार पेपर में कई बार पूछा गया कि ये बताओ कि मक्का जो है ना, मक्का किस कुल का पौधा है। तो मक्का आपको ध्यान रखना है, मक्का जो है वो पोएसी कुल का पौधा है। चाहे तो पोएसी ध्यान रख लो, चाहे फिर आप ग्रैमनी याद रख लो, ठीक है। ग्रैमनी या पोएसी कुल का पौधा, इसको आप नहीं भूलना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ 2 जटिल ऊतकों के नाम बताओ। तो जो 2 जटिल ऊतक हैं आप ध्यान रखना, जाइलम व फ्लोएम। क्या है, जाइलम व फ्लोएम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कई बार क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा है पेपर में, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे चाहे तो वो दलहनी पौधों की जड़ों की बात करे, चाहे वो दलहनी करके ना पूछे पेपर में, चाहे पूछे वो लेगुमिनस पौधों की जड़ों में, तो दोनों ही कंडीशन में आपको ये लगाना है राइजोबियम नामक जीवाणु, ठीक है। क्या लगाना है, राइजोबियम नामक जीवाणु। यानी चाहे दलहनी पौधों की जड़ों की बात करें कि कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, चाहे लेगुमिनस पौधों की जड़ों की बात करें, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है राइजोबियम नामक बैक्टीरिया। बात क्लियर समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण को समझना बहुत ही आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण जो है ना, इसकी जो रिएक्शन है ये आप समझ लो, तब आप इसकी परिभाषा आराम से लिख दोगे। देखो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए एक तो चाहिए होती है CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा चाहिए होता है H2O, ठीक, CO2 + H2O और किसकी उपस्थिति में, प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में और पराहरित की उपस्थिति में, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या बनता है, इस कंडीशन में बनता है ग्लूकोज बनता है, जल बनता है और O2 जो ऑक्सीजन है वो मुक्त हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करना सीखो। तो सबसे पहले तो आपको देखो CO2 याद रखना है 100% प्लस H2O ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। तो चलो इतना आप ध्यान रखना है, 6 CO2 + 12 H2O, ठीक है। अब आपको ये पता है कि इधर से बनता क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फार्मूला होता है वो सेम होता है। तो ग्लूकोज का लिख दीजिए, ये देखिए ये आएगा, ठीक है, C6H12O6। और आपको पता है जब ग्लूकोज बनता है तो उसके बाद जल बनता है, कि जल में क्या H2O बनता है और ऑक्सीजन बनता है यानी O2। बैलेंस करने की बात रहेगी तो बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 6O2 ध्यान रखना है, यहाँ पे H2O ध्यान रखना, इतना पोर्शन याद रखना, इतना भूल जाओ कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखो
ग्लूकोज का फार्मूला भी याद होगा, हमेशा सभी बच्चों को याद होगा, C6H12O6। यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर H2 भी याद होगा और O2 भी पता होगा कि H2O निकलेगा और O2 निकलेगा। बैलेंस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जल है H2O है तो इससे पहले आपको 6 लगाना है और यहाँ पे भी आपको 6 लगाना है। कुल मिला के यहाँ पे और यहाँ जल में H2O में और ऑक्सीजन में आपको 6 लगाना है, इतना ध्यान रखना। और बकाया आप दोनों को तरफ बैलेंस है नहीं है वो चेक करके देख लेना। चेक करके आप कैसे देखोगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 12 दूनी 24 है, तो इधर देख लो हाइड्रोजन कितना है। ये देखो 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है और 12 हाइड्रोजन यहाँ पे है, यानी हाइड्रोजन 12, 6 दूनी 12 ये, 6 दूनी 12 ये हो गया और 12 ये, हाइड्रोजन तो पूरा हो गया। ठीक है, 24 पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पे कार्बन, कार्बन कितना है 6 है, तो यहाँ पे देखो 6 कार्बन, कार्बन भी आपका पूरा हो गया। और कहीं कार्बन है नहीं है, अब कार्बन भी पूरा हो गया। अब इसी प्रकार से आपको ये देखना है कि भैया जो आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है और आपकी ये 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 12 प्लस 24 हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, तो इधर देखो ऑक्सीजन कितना है। अब यहाँ पे देखो 12 ऑक्सीजन तो ये हो गई, ये हो गई आपकी 12, और देखो 6 ऑक्सीजन ये हो गई प्लस 6 और 6 ऑक्सीजन ये हो गई प्लस 6, तो 6 दूनी 12 दूनी 24, ये भी बराबर हो गया। तो इस प्रकार से आप बाद में रिएक्शन को देख लेना कि बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी हमारा धमाकेदार वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक क्वेश्चन छूट रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि चुकंदर की जड़ों में क्या पाया जाता है। तो चुकंदर की जड़ों में आपको ध्यान रखना है, चुकंदर की जड़ों में बेटा सुक्रोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे बनेगा, पूछेगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है इसको समझिए। देखो मुफ्त नाइट्रोजन जो कि वायु में अत्यधिक मात्रा में होती है, आपको पता है वायु में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो 78% होती है, जो कि मुफ्त फॉर्म में होती है। उसको यौगिक के रूप में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये आपको 100% याद करना है, आज ही याद कर लो। अगला देखो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि भाई आप ये बताओ नाइट्रिफिकेशन क्या है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या है इसको भी आप समझो। नाइट्रिफिकेशन क्या है, देखो किसी सरल नाइट्रोजन यौगिक को अधिक बड़े यौगिक में बदलना, यानी किसी सरल नाइट्रोजन यौगिक को अधिक बड़े यौगिक में बदलना क्या कहलाएगा, नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका दमदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो आपसे पूछेगा कि आप ये बताओ अंगूर और टमाटर किस प्रकार का फल है। तो अंगूर और टमाटर है वो सरस व बेरी प्रकार का फल है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन आपसे बनेगा ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये बताओ भैया एकल फल क्या होता है। क्या कह रहा है, एकल फल क्या होता है ये बता दो आप। तो एकल फल बिल्कुल आसान है, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। देखो एकल फल के बारे में, एकल फल क्या होता है, जब एक पुष्प से केवल एक फल बनता है, यानी जब एक पुष्प से केवल एक ही फल बनेगा, यानी पुष्प भी एक है और फल भी एक बनेगा, तब उसे क्या कहेंगे, हम एकल फल कहेंगे। तब क्या कहेंगे, एकल फल पद कहेंगे। आपकी समझ में आ रहा होगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है समझो। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये है और बहुत ही कारगर साबित होगी। पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पेपर दे के आना, फिर आप देख लेना यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बना या नहीं बना। ठीक है, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। इस PDF को पूरा पढ़ लेना अच्छे से। देखो क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पे समझो आप, जो क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है बेटा आक्सीय शोषण तथा अनाक्सीय शोषण। अब यहाँ पे समझो, देखो जो आक्सीय शोषण है ना, आक्सीय शोषण को सीधे सीधे समझो कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ऑक्सीय शोषण कहते हैं। या कह सकते हो कि ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ऑक्सीय शोषण होता है। ये कह सकते हो अनाक्सीय शोषण कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। ठीक है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा एक पॉइंट और रखो इसमें। अब ऑक्सीय शोषण में ये ध्यान रखना है आपको कि CO2 है ना, CO2 अधिक मात्रा में होता है,
यानी जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन में जो CO2 है, CO2 अधिक मात्रा में होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अधिक मात्रा में होता है। और जो अनाक्सीजन है, अनाक्सीजन में जो CO2 है ना, वो CO2 कम मात्रा में होता है। तो 2 पॉइंट समझ गए, 2 पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ऑक्सीजन में ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रिया होती है ऑक्सीजन कहलाती है, और अनाक्सीजन जो क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती वो अनाक्सीजन कहलाती है। ऑक्सीजन में यानी CO2 की मात्रा है वो अधिक होती है, और अनाक्सीजन में CO2 की मात्रा है जो कम होती है। अगर मैं एक पॉइंट आपको और बता दूं तो, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, एक पॉइंट आप और पढ़ लीजिए। देखो ऑक्सीजन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज अणुओं का पूर्ण विखंडन होता है। ग्लूकोज जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका पूर्ण विखंडन होता है। लेकिन अगर हम अनाक्सीजन की बात करें तो अनाक्सीजन में ग्लूकोज पूर्ण रूप से विखंडन नहीं होता। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सटीक है और अच्छा पॉइंट है, आपको याद भी रहेगा। तो दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताना। इस वीडियो में जल्दी से नीचे जाइए और कमेंट करिए, बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो बहुत ही बेहतरीन है, अच्छे से टॉपिक क्लियर मैंने करा दिए, आप इसे 100% याद कर लीजिए, पेपर में फंसेगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।